गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत की मिट्टियों के प्रकार का दूसरा पाठ समझेंगे, जिसके अंतर्गत की भारत की प्रमुख मिट्टियों के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारत के मानचित्र के अंतर्गत मिट्टियों के प्रकारों को मैंने पहले भी दर्शाया था, आज उनका विस्तृत विवरण करेंगे। सबसे पहला प्रकार है इसके अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी। यह जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, जलोढ़ मिट्टी यानी जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियाँ। यह मिट्टियाँ जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई हैं और नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उत्तरी विशाल मैदान की रचना और सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई जो मिट्टियाँ हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होती है और इस मैदान, ये जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये अपने आप में विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में से एक माना जाता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और डेल्टाई भागों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह मिट्टी असम घाटी, गुजरात, पश्चिमी तटीय मैदान में भी पाई जाती है और भारत का लगभग 43.7% क्षेत्र इस जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। जलोढ़ मिट्टी के भौतिक गुण में जलवायु तथा वनस्पति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी हैं, जब वो काफ़ी समय बीत जाता है तो उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, यानी पुरातन काम, यानी पुराना, जो पुराने हो चुके हैं वो हम बांगर के नाम से, और नवीन जो मिट्टियाँ बहाकर लाई गई हैं उन्हें हम खादर के नाम से जानते हैं। दोनों में ही महीन कण होते हैं, यद्यपि बांगर मिट्टी में मृत्तिका का अंश अधिक होता है और संरचना की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी बुलई में मृत्तिकामय तक हो सकती है। सामान्यतः इसमें चीका, पोटाश, फास्फोरस एसिड अधिक पाए जाते हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी मिट्टी की अगर हम बात करें, काली मिट्टी, तो इसे रेगड़ के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और कपास की कृषि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसका विस्तार पश्चिमी तथा मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भागों तथा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भागों में भी यह पाई जाती है। सामान्यतः यह मिट्टी काली, गहरी और अपारगम्य होती है। इसमें नमी को धारण करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, परंतु यह मिट्टी शुष्क ऋतु में सूख जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में नमी को काफ़ी ग्रहण करने के कारण ये काफ़ी चिपचिपे हो जाती है और इसमें हल चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, परंतु इसमें उर्वरकता कई स्थानों पर कम होती है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के तत्व अधिक पाए जाते हैं, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। जो तीसरी मिट्टी आती है वह है हमारी लाल मिट्टी। यह मिट्टी इस मिट्टी की उत्पत्ति जो है वो शुष्क व आर्द्र मौसम के क्रमशः परिवर्तन या रोटेशन होने के कारण प्राचीन रवेदार शैलों के विखंडन होने से बनती है और इसमें लोहे की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल हो जाता है। यह मिट्टी दक्षिणी पठार के पूर्वी भाग में है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भाग और महाराष्ट्र के पूर्वी भाग सम्मिलित हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड्स की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट चौथी मिट्टी का प्रकार है वह है लेटराइट मिट्टियाँ। लेटराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आर्द्र यानी नमी व शुष्क मौसम
मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण शैलें जो हैं उसमें पाए जाने वाला सिलिका पदार्थ जब अलग हो जाता है तो उससे लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टियाँ सूखकर ईंट की भांति हो जाती हैं और गीली होने पर काफ़ी चिपचिपी हो जाती हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इस मिट्टी के अंतर्गत नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, इसलिए इसकी उपजाऊ शक्ति में कमी आती है। यह कृषि के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, परंतु इसमें घास, झाड़ियाँ खूब उग जाती हैं। भारत के पश्चिमी घाट, नागपुर का पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास इस क्षेत्र में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कई स्थानों पर मैंने पहले भी बताया कि ये बिल्कुल सूखकर ईंट की भांति हो जाती हैं। कृषि के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन ये भवन निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो मिट्टियाँ आती हैं वो है पर्वतीय मिट्टियाँ। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टियाँ जो हैं वो वर्षा काल में बहकर अन्यंत्र स्थानों पर चली जाती हैं, इसलिए यहाँ परत बहुत पतली होती है और ये इसकी उपजाऊ शक्ति भी कम होती है। इसमें यह मिट्टियाँ कृषि के लिए अनुपयोगी कही जाती हैं। नेक्स्ट आती हैं हमारी बलुई मिट्टियाँ। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, लेकिन वानस्पतिक अंशों की कमी यानी ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसलिए यह ज़्यादा उपयोगी नहीं होती। यह मिट्टी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब तथा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती हैं। आशा करती हूँ आपको ये मिट्टियों के प्रकार समझ में आए होंगे। इसके पार्ट 3 को में हम मिट्टियों से ही रिलेटेड अन्य बात करेंगे। धन्यवाद।